नमो नमः छात्रगण, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप सबने अगर इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब आप बिहार बोर्ड के कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और आप इस अध्याय को सीखना चाहते हैं। पहले साथियों, सबसे पहली बात है कि सबके मन में एक सवाल आता है कि गुरुजी ये जो अध्याय है हमारा, ये कितने नंबर का होगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपके एग्ज़ाम में 2 गुने प्रश्न होते हैं, 2 गुने प्रश्न होते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो मैं कहता हूँ कि लगभग यह 6 से 7 नंबर का चैप्टर है। यानी आप सोचो, एक चैप्टर संस्कृत साहित्य लेखिका जो कि 6 से 7 नंबर का है। यानी आप इसमें 2 वीडियो देखोगे, एक वीडियो जिसमें मैं आपको संपूर्ण व्याख्या करके बताऊंगा इस अध्याय के मीनिंग को, समझाऊंगा जो संस्कृत में है उसे हिंदी में, और दूसरे अध्याय में आप इसके ऑब्जेक्टिव को करेंगे और सब्जेक्टिव को। यानी कि मेरे ख्याल से लगभग 1 घंटे का क्लास में आप 6 से 7 नंबर लेके आते हो। इतना ईजी कहीं सिलेबस नहीं है। तो चलिए, हम आपसे वादा करते हैं कि ये चैप्टर आपको पूरा संपूर्ण समझ में आएगा। कोई ना तो ऑब्जेक्टिव आपसे छूटेगा, ना तो सब्जेक्टिव, बशर्ते आप इसे ध्यान से सुने। अपने कान में ईयरफोन लगाएं, सामने फ़ोन रखें और एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करें, है ना। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप खुद इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करके रखिएगा आपको, ताकि ऐसी वीडियोज़ मिलती रहे। कहते हैं इस चैप्टर में लिखा गया सबसे ऊपर में चतुर्थ पाठः। चतुर्थ मतलब होता है चौथा और पाठः मतलब होता है पाठ। यानी इस बुक में यह चौथा पाठ है। लिखा गया है संस्कृत साहित्य, मतलब संस्कृत साहित्य में लेखिका, यानी कि संस्कृत साहित्य में लेखिका के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। अगर पुरुष कोई कविता लिख दे, कोई कहानी लिख दे, तो हम उसे लेखक कहते हैं, और यही काम अगर स्त्री कर दे तो हम उसे लेखिका कहते हैं। यानी इस अध्याय में हम संस्कृत के साहित्य में महिलाओं की या लेखिकाओं की या स्त्रियों की क्या योगदान है, क्या उन्होंने किया है संस्कृत साहित्य के लिए, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। लिखा है कि समाजस्य यानः पुरुषः। समाजस्य मतलब होता है समाज का, यानः मतलब होता है गाड़ी। गाड़ी को संस्कृत में यानः कहते हैं। कहते हैं कि समाजस्य यानः पुरुषः नारी भी च चलती। कहते हैं कि समाज रूपी जो गाड़ी है वह पुरुष और नारी दोनों मिलकर के चलाते हैं। समाज रूपी गाड़ी जो है वो किससे चलता है, तो पुरुष और नारी के सहयोग से चलता है। आगे लिखा गया है कि साहित्य अपि, साहित्य में भी उभयो समान महत्वम। यानी उभयो मतलब होता है दोनों का समान महत्व है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से समाज रूपी गाड़ी को चलाने में पुरुष और नारी दोनों चाहिए। अगर आप अपने समाज से आप पुरुष को हटा दो तो समाज नहीं चलेगा, नारी हटा दो नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार से संस्कृत का जो साहित्य है या किसी भी विषय का साहित्य है, उसमें उभयो समान महत्व, यानी दोनों का महत्व समान है। समझ गए आप लोग। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि समाज रूपी गाड़ी किसके सहयोग से चलता है। ऑप्शन ए पुरुष का, ऑप्शन बी नारी का, ऑप्शन सी पुरुष और नारी दोनों का, या ऑप्शन डी कोई नहीं, तो कहना दोनों का। अगला प्रश्न है जी कि अधुना मतलब इस समय, सर्वभाषेषु मतलब सभी भाषाओं है ना, सर्वभाषेषु यानी भाषाओं में, सभी भाषाओं में, साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्परा सन्ति। कहते हैं कि इस समय सभी भाषाओं में, ऐसा नहीं कि संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू में, सभी भाषाओं में, साहित्य रचनायाम मतलब साहित्य की रचना में स्त्रियों का भी, स्त्रियों अपि मतलब स्त्रियों का भी, है ना, तत्पराः सन्ति यस्य च लभ्यते। कहते हैं कि इस समय में सभी भाषाओं में स्त्रियां जो हैं वो साहित्य को लिख रही हैं और यश भी प्राप्त कर रही हैं। यश से मतलब होता है ना नाम कमाना, यस्य च लभ्यते, और नाम भी कमा रही हैं। कितना अच्छा बात है जी। आगे लिखा गया है कि संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत साहित्य में प्राचीन कालादेव, यानी कि प्राचीन काल से, अभी से नहीं, प्राचीन काल से साहित्य समृद्धो योगदान न्यूना अधिकतम प्राप्ति। कहते हैं कि संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने में, समृद्ध मतलब होता है अच्छा और अच्छा और अच्छा,
यानी प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्य को अच्छा से अच्छा बनाने में न्यूना अधिकतम, न्यून मतलब होता है कम, अधिक मतलब होता है ज्यादा, तो कम और ज्यादा, कम और ज्यादा है ना, कम और ज्यादा योगदान रहा है। किसका रहा है बताइए? महिलाओं का योगदान प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाने में कम और अधिक रहा है। सही बात है, कभी कभी ज्यादा कभी कम, ये तो होता ही रहता है, ठीक है ना। आगे लिखा गया है कि पाठे अस्मिन मतलब इस पाठ में, पाठे अस्मिन मतलब इस पाठ में, पाठे अस्मिनति प्रसिद्धानाम, इस पाठ में जो प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्धों का, जो फेमस फेमस हैं, लेखिका नामेव, लेखिकाओं के नाम की चर्चा है। चर्चा वर्तते मतलब है। येन साहित्यण, क्या लिखा है? येन साहित्येन, साहित्य निधि पूर्णे, जो साहित्य को पूरा करने में, तासाम योगदानम ज्ञायते, जिन्होंने अपना संस्कृत के साहित्य को पूर्ण करने में, भरने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसका महत्व आप लोगों ने समझ लिया प्यारे बच्चों। एक लाइन को यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव निकलने वाला था आपने देख लिया, और आगे आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स निकलेंगे, बस आप शांति से पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए। आइए, सेकंड लिखा गया है विपुलम। विपुलम मतलब होता है अधिक, है ना, विपुलम मतलब होता है अधिक या विस्तृत। विस्तृत संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी, कहते हैं कि विस्तृत संस्कृत साहित्य के विभिन्न, है ना, विस्तृत संस्कृत साहित्य में विभिन्न कवि भी मतलब विभिन्न कवि, बहुत सारे कवि, शास्त्र का, है ना, शास्त्रकारेश्च, और शास्त्रकारे, सन, है ना, क्या लिखा है? संविर्धत, है ना, संवर्धितम, यानी कि विस्तृत या फिर, है ना, विस्तृत संस्कृत साहित्य को बढ़ाने में, है ना, संवर्धनम होता है बढ़ाया है। विस्तृत संस्कृत साहित्य को बहुत सारे कवियों ने और शास्त्रकारों ने मिलकर आगे बढ़ाया है। समझ गए? इस लाइन का मतलब हुआ। आगे लिखा गया है वैदिक काल, है ना, वैदिक काल, है ना, वैदिक काल आधार, है ना, आधाराभ्य, यानी कि वैदिक काल के आरंभ में, याद रखना, वैदिक काल के शुरू में, जब वैदिक काल किसे कहते हैं? जिस काल में वेद की रचना हुई थी, हम उसे वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल, है ना, काला, है ना, क्या लिखा है? वैदिक कालादारभ्य शास्त्रानाम काव्यांच रचने संरक्षणे च यथा, कहते हैं कि वैदिक काल के आरंभ में शास्त्रों की काव्य रचना, यानी कि शास्त्रों को लिखना और उसको, उसका संरक्षण करना, क्योंकि उस समय अभी के ज़माने नहीं कि फ़ोटो खींच के रख लीजिए, उस समय कोई भी चीज़ अगर लिखा जाता था तो उसे बचाकर रखना एक चैलेंजिंग होता था। अभी तो हम कुछ भी लिखते हैं उसकी 1000 फोटोकॉपी बना सकते हैं, उस समय फोटोकॉपी नहीं होता था, तो उसे संरक्षित करना भी एक चैलेंज था बच्चों। कहते हैं वैदिक काल के आरंभ में शास्त्रों, कहते हैं शास्त्रों, है ना, शास्त्रानाम, है ना, कव्या, है ना, कव्यांच रचने संरक्षणे च, उसको लिखना और उसका संरक्षण करना, और जैसे पुरुष दत्तचिता अभवन तथैव स्त्रियों अपि दत्ता, ना दत्तावधान, कहते हैं कि जिस प्रकार से उसको लिखने में, उसको संरक्षित रखने में पुरुषों ने योगदान दिया है, उसी प्रकार से स्त्रियों ने भी अपना योगदान दिया है। ठीक है ना। आगे लिखा गया है ना, प्राप्त्यन्ते, कहते हैं कि वैदिक युगे मंत्रानाम दर्शका न केवल ऋषियः प्रत्युत ऋषिका अपि संति। कहते हैं वैदिक काल में, अब बात हो रही है वैदिक काल की, पहले हो रही थी, है ना, पहले भी वैदिक होती, सॉरी बच्चों, अब हो रही वैदिक काल की। कहते हैं कि वैदिक काल में मंत्रानाम दर्शका मतलब उच्चारण करना, मंत्रों का उच्चारण करना, न केवल ऋषियः, न केवल ऋषि मंत्रों का उच्चारण करते थे बल्कि ऋषिका भी करती थी। अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है बच्चों, कि वैदिक काल में मंत्रों की दर्शिका, सॉरी, मंत्रों
की दर्शिका, मंत्रों की दर्शिका, ठीक है ना। न केवल ऋषि, न केवल ऋषि बल्कि डॉट डॉट भी हुआ करती थी, यानी खाली स्थान, ऋषि फिर डॉट डॉट हुआ करती थी, तो बच्चों वहां भरना है ऋषिका। ऋषि के अलावे ऋषिका भी हुआ करती थी। तो वैदिक काल में जो मंत्र का उच्चारण होता था उस समय सिर्फ ऋषि ही नहीं, ऋषिका भी उसका उच्चारण करती थी। आगे लिखा गया है कि ऋग्वेदे, मतलब ऋग्वेद में चतुर्विंशति, है ना, कहते हैं कि ऋग्वेद में चतुर्विंशति, चतुर्विंशति मतलब होता है बच्चों 24। कितने होते हैं? 24। एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। तो बच्चों चतुर्विंशति मतलब होता है 24 का वर्णन है। आगे विंशति, अर्थर्ववेद चौपंच, कहते हैं कि और अर्थर्ववेद में पंच मतलब 5। तो बच्चों ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? 24। और अर्थर्ववेद में तो आप कहते हैं सर अर्थर्ववेद में है 5। ऋषि कहा मंत्र दर्शनवत्यो निदृश्यन्ते यानी कि मंत्र दर्शिका का वर्णन है। उनका नाम भी दिया है 5 का, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, है ना, वगाम, है ना, क्या लिखा है, वगाम भृणी इत्यादि। ये नहीं पूछा जाएगा, बस ये प्रश्न आता है प्यारे बच्चों कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? आंसर आता है हमारा 24। अर्थर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? आंसर है हमारा 5। ठीक है, तो यहां तक में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपने देख लिया। यहां आपने देखा था कि समाज की गाड़ी किससे चलती है? तो पुरुष और नारी दोनों के सहयोग से, ठीक है ना, पुरुष और नारी दोनों के सहयोग से। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत सारा है। कहते हैं, यहां से ध्यान दीजिएगा, हम उम्मीद करते हैं दोनों स्टैंजा आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। कहते हैं कि दाराण्य कोपनिषद, यानी एक उपनिषद का नाम है ना। वृहदारण्य एक उपनिषद है। उपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी, यानी कि याज्ञवल्क्य एक ऋषि का नाम है और उसकी पत्नी है, नाम क्या है? मैत्रेय। एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है? तो कहते हैं मैत्रेय। मैत्रेय किसकी पत्नी का नाम है? बच्चों याज्ञवल्क्य की। और यह वर्णन किस उपनिषद में है? तो कहते हैं वृहदारण्य उपनिषद में। इसको लिख करके आप याद कर लेना, इस उपनिषद का नाम क्या है? वृहदारा, है ना, दारण्य उपनिषद में चर्चा है। कहते हैं मैत्रेय दार्शनिक रुचिमती, यानी इसको दर्शन में रुचि थी, रुचिमती। वर्णिता, वर्णन है इसका, वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्म तत्व शिक्षति, आत्म तत्व शिक्षति, है ना, शिक्षति, जिसे याम मतलब जिसे याज्ञवल्क्य, यानी कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व यानी आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेय को किसकी शिक्षा दी थी? तो बच्चों कहते हैं कि आत्म तत्व की। यह क्वेश्चन ऐसा आता है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी? तो बच्चों अपनी पत्नी को, पत्नी नहीं रहेगा तो मैत्रेय को। किसे? मैत्रेय को। कोई दिक्कत है क्या? नहीं बच्चों। आगे कहते हैं, आगे सुनते हैं। कहते हैं कि जनकस्य, यानी राजा जो जनक हुआ करते थे, जनक सीता के पति, पिताजी का नाम क्या था? जनक। कहते हैं कि जनकस्य सभायाम, यानी कि जनक की सभा का, शास्त्रार्थ कुशलः, यानी कि शास्त्रों में, मतलब पहले क्या होता था ना कि बहुत सारी महिलाएं बैठी होती थीं और बहुत सारे पुरुष होते थे, और ज्ञान का, जैसे अभी कंपटीशन नहीं होता है, प्रतियोगिता, वैसे होता था उस समय। तो कहते हैं कि जनकस्य सभायाम मतलब जनक की सभा का, शास्त्रार्थ कुशलाम गार्गी, उसके बाद लिखा है कि वाच कन्वी तिष्ठति स्मः,
कहते हैं बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी। तो बच्चों दो नाम याद रखना, पहला गार्गी, दूसरा वाचकानवी, है ना। तो बच्चों ये तो नहीं रहता ऑप्शन में, वाचकानवी नहीं रहता, सिर्फ गार्गी थी। कौन थी? गार्गी थी। गार्गी कौन है सर? एक महिला संस्कृत में साहित्य लिखने वाली। आगे लिखा गया है महाभारत, तो है ना, महाभारते अपि, महाभारत में भी जीवन पर्यंत मतलब पूरे जीवन भर वेदांता, क्या लिखा है? वेदांत, है ना, वेदांत अनुशीलन परायः सुलभया वर्णन लभ्यते। कहते हैं कि महाभारत में भी सुलभा का वर्णन है बच्चों। एग्जाम में पूछा जाता है महाभारत में किस, है ना, किस ऋषिका का वर्णन है। तो आंसर है बच्चों महाभारत में सुलभा का वर्णन है। याद रखना ऑब्जेक्टिव। आगे लिखा गया है कि लौकिक संस्कृत साहित्य, जो अभी हम संस्कृत पढ़ रहे हैं ये लौकिक है, ये वैदिक नहीं है। इसमें 5 लकार होते हैं, वैदिक में 10 लकार होते हैं। बच्चों यहां तक आपने याद रखा होगा सब लोगों ने, मुझे पता है। जल्दी से बताओ। कहते हैं कि याज्ञवल्क्य की चर्चा किस उपनिषद में है। तो आप कहोगे सर उसकी चर्चा है बृहदारण्यक उपनिषद में। पूछा जाए याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है, आप कहोगे सर मैत्रेय। मैत्रेय को याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा दी है, आप कहोगे सर आत्म तत्व की शिक्षा। आत्म तत्व की शिक्षा मैत्रेय को किसने दी है, तो उसके पति ने, नाम है याज्ञवल्क्य ने। आगे बढ़ते हैं कि बच्चों जनकस्य सभा में शास्त्रार्थ कुशल यानी शास्त्रों में कुशल कौन थी। आंसर है बच्चों गार्गी। महाभारत में किसका वर्णन है, आप कहोगे सर सुलभा का। आगे लिखा गया है कि लौकिक संस्कृत साहित्य प्राणेण चत्वारिंशत्, यानी चत्वारिंशत् मतलब होता है बच्चों 40। क्या होता है? 40। चत्वारिंशत् कवयित्रीय नाम, यानी कि लौकिक संस्कृत में 40 कवियत्रियों का सार्ध शतम पद्यानि, शतम मतलब होता है 100, पर सार्ध शतम मतलब होता है 50 बच्चों, ठीक है ना। कहते हैं सार्ध मतलब आधा होता है, तो कहते हैं कि 50 पद्यानि स्फुट रूपेण मतलब इधर उधर, इतस्ततो लभन्ते देखने को मिलते हैं। कहते हैं बच्चों कि लौकिक संस्कृत में 40 कवयित्रियों के पद जो हैं, उसके द्वारा लिखे गए जो पद हैं वो इधर उधर देखने को, 40 कवित्रियों के लगभग 50 पद इधर उधर देखने को मिलते हैं। आपसे पूछा जाए कि लौकिक संस्कृत में कितनी कवित्रियों का वर्णन है बच्चों, तो आंसर कहना 40। लौकिक संस्कृत में कितनी कहना मतलब कि लौकिक संस्कृत में कवियत्रियों के कितने पद मिले हैं, तो पद मिले हैं 50, पद मिले हैं 50, पर कवियत्री कितनी थी? 40। आप बोलोगे सर एक बार रिवाइज करा दो ना। ये बताओ बच्चों कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, आप कहोगे सर ऋग्वेद में है 24। मैं पूछूंगा बताओ अर्थर्ववेद में कितने हैं, अर्थर्ववेद में, है ना, अर्थर्ववेद में, तो आप बोलोगे अर्थर्ववेद में है 5। मैं कहूँगा बच्चों बताओ लौकिक संस्कृत में कितनी वेला, है ना, कितनी जैसे कहा ना कवित्रियों का वर्णन है, आप बोलोगे सर लौकिक में तो आपका 40 हो जाएगा, 40। कितने पद मिले हैं, तो आप कहोगे सर 50। कितना इजी है। आगे लिखते हैं कि तासु मतलब उनमें, उन 40 में से, तासु मतलब उनमें, विजयंका प्रथम कल्पा वर्तते। विजयंका जो है वो प्रथम है, सबसे फर्स्ट में रखा गया है विजयंका को, मतलब बहुत विद्वान समझ सकते हैं आप विजयंका को। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि संस्कृत साहित्य की 40 कवित्रियों में या फिर लौकिक संस्कृत के 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी, तो बच्चों प्रथम कल्पा थी विजयंका। याद रहेगा, बोलो प्रथम कल्पा कौन थी बच्चों, कहना प्रथम कल्पा कौन थी, प्रथम कल्पा, तो आंसर होगा बच्चों विजयंका। कहते हैं सा मतलब वह, कहते हैं कि साच, है ना, सा च मतलब कि वह, और श्याम वर्णम, श्याम वर्णा सिद्धति पद्यनाण, है ना, स्फुट भवती, उसके भी पद देखने को मिले हैं स्फुट रूप से, यानी इधर उधर, ठीक है ना। और वह किस रंग की थी,
बच्चों श्याम वर्ण की। श्याम मतलब होता है ना तो ज्यादा गोरा ना तो काला, श्यामला वर्ण। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि वह ना श्याम वर्ण कौन थी, श्याम वर्ण कौन थी, तो आंसर कहना विजयंका। विजयंका है ना, विजयंका थी। तो बच्चों खोज के मारना है श्याम वर्ण, मतलब श्याम वर्ण की थी। आगे कहते हैं, बड़ा उनके लिए अच्छा लिखा गया है, कहते हैं कि नीलोत है ना, क्या लिखा गया है कि है ना, नीलोत्पद, नीलोत नी है ना, नीलोत्पल दल श्यामा। कहते हैं कि नीले है ना, नीलोत है ना, तल, नीलोत पल दल श्यामा। कहते हैं कि नीले, नीले पल, नीलो है ना, नीलोत्पल दल, नीलोत मतलब होता है नीले, पल मतलब होता है बच्चों गुलाब, नीले गुलाब है ना, सॉरी गुलाब नहीं कमल बच्चों, सॉरी नीले कमल, दल मतलब होता है उसका पंख, नीले कमल के पंख के समान विजयंका, विजयंका, विजयंका म जानता। कहते हैं कि नीले कमल के पंखुरी जैसे विजयंका को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता। आगे लिखा गया है कि है ना, वृथेव मतलब वृथा मतलब बेकार में, दांडिना प्रोक्ता मतलब प्रोक्ता मतलब कहा, सर्व शुक्ला सरस्वती। कहते हैं उसे बेकार में ही दांडी ने क्या कह दिया है, सर्व शुक्ला सरस्वती। एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों कि सर्व शुक्ला सरस्वती कौन है क्या पूछा जाएगा, सर्व शुक्ला सरस्वती कौन है, सर्व शुक्ला सरस्वती कौन है। तो बच्चों सर्व शुक्ला सरस्वती है विजयंका। एग्जाम में अगर पूछा जाए विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, तो बच्चों दांडी ने। किसने कहा है, दांडी ने, याद रखना। दांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा है, विजयंका को, याद रहेगा। हाँ सर। आगे लिखा गया है तस्यः मतलब उसके, उसका, कालः अष्टम शतक मृत्यु है ना, क्या लिखा है, मृत्यु मियते। कहते हैं कि विजयंका का जो काल माना गया है वो अष्टम शतक यानी 8वीं सदी माना गया है। एग्जाम में पूछा जाता है कि विजयंका का काल है, तो बच्चों विजयंका का काल कौन था बताओ जल्दी से। 8वीं सदी में विजयंका थी, 8वीं सदी में। अभी हम लोग हैं 21वीं सदी में। आगे लिखा गया है चालुक्य वंशीय, क्या लिखा है, चालुक्य वंशीय, यानी कि चालुक वंश के, वंश के, किस वंश के, चालुक्य वंश के, चंद्रा आदित्य राज्ञी मतलब रानी, राज्ञ मतलब राजा, राज्ञी मतलब रानी, चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारी केव विजयंका इति बहवो मन्यते। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि जो चंद्रा आदित्य की पत्नी थी विजय भट्टारी का, उसे ही बहुत सारे लोग कहते हैं विजयंका, उसे ही बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, विजयंका कहते हैं। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रादित्य की रानी का नाम क्या था, चंद्रादित्य की रानी का नाम क्या था, तो आप कहना बच्चों विजय भट्टारी का। क्या कहना, विजय भट्टारी का। अगर आपसे ये पूछा जाए कि चंद्रादित्य जो थे वो किस वंश के थे, तो आंसर है बच्चों वो थे चालुक्य वंश के, वो थे चालुक्य वंश के। ठीक है ना। और बहुत सारे लोग उसे क्या कहते हैं, विजयंका कहते हैं, विजय भट्टारी का को ही विजयंका कहते हैं। आगे लिखा गया है कि किंचशिला भट्टारिका देव कुमारी का राम भद्राम्बा प्रिभ्यतो दक्षिण भारतीय हो संस्कृत लेखिका स्व स्फुटे पदे प्रसिद्ध। कहते हैं कि बहुत सारे हैं, जैसे कि आप ले लो जी, शीला भट्टारिका का नाम है, देव कुमारिका का नाम है, राम भद्राम्बा, ये सभी जो है ना दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका स्व स्फुट पदे यानी कि स्वयं अपने पद के लिए प्रसिद्ध थी, है ना, अपने पद के लिए। ये सभी जितने भी महिलाओं का आप नाम देख रहे हैं ये सभी किस भारत की थी, दक्षिण भारत की, और अपने अपने लिखने के कार्य के लिए वो सब प्रसिद्ध थी, सारे के सारे। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कभी ऐसा आता है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की
दक्षिण भारत की, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की कवयित्री थी या है बच्चों? तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा सील भट्टारिका, देव कुमारी का, रामभद्रा, तो उसमें आंसर मारना सभी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत कम ऐसा आया है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ आपने देख लिया कि चंद्रादित्य की रानी का नाम क्या था, विजय भट्टारिका, ठीक है बच्चों। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो मैंने बोला नीलोत्पल है ना, नीलोत्पल दल श्यामा किसके लिए कहा गया है? तो बच्चों नीलोत्पल दल श्यामा है ना कहा गया है विजयंका के लिए। 40 कवयित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? विजयंका। विजयंका को सर्वशक्ति है ना, विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? दांडी ने। दांडी ने विजयंका को क्या कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती, ठीक है, और व्यर्थ में बोल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है कि समझिएगा ध्यान से, कहते हैं कि विजयनगरस्य नगर राजस्य, कहते हैं कि विजयनगर के राजा, राजस्य विजयनगर के नरेशः मतलब राजा, विजयनगर के राजा संस्कृत भाषा संरक्षणाय, संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कृत प्रयासः आसन्नति है ना, है ना, क्या लिखा है, विदितमेव, कहते हैं कि विजयनगर के सम्राट ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। बच्चों एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किसने प्रयास किए थे? ऑप्शन दिया रहेगा, यहाँ के राजा, वहाँ के राजा, जो भी दिया रहेगा आपको आंसर मारना है विजयनगर के राजा। आगे लिखा गया है तेसा है ना, तेसाम अंतःपुरे अपि, कहते हैं तेसाम अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशलः राज्ञो भवनः, कहते हैं कि उनके तेसाम अंतःपुरे, अंतरपुर हम उसको कहते हैं एक ऐसा स्थान जहाँ पर सिर्फ स्त्रियां होती हैं और वहाँ सिर्फ राजा जा सकते हैं, राजा के आदेश के अलावा कोई नहीं जा सकता। तो कहते हैं जहाँ पर हो ना, पहले आप देखोगे मूवी सब में राजा महाराजा का घर होता है जहाँ सिर्फ महिलाएं रहती हैं। तो कहते हैं कि तेसाम अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशलः राज्ञो अभवन, यानी उस भवन में भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं रहती थीं जो संस्कृत साहित्य रचना में कुशल थीं, लिख सकती थीं, है ना। कहते हैं कि कंपन रायस्य मतलब कंपन राय के, जिसका समय क्या था, कहते हैं चतुर्दश मतलब होता है 14 शतकम। कहते हैं कि कंपन राय का जो समय काल था बच्चों वो था 14वीं सदी। रागी ही गंगा देवी ही, जो कंपन राय की रानी थी उसका नाम क्या था? गंगा देवी। इसके पहले आपने देखा कि राजा चंद्रादित्य की रानी का नाम क्या था? विजय भट्टारी केव। और यहाँ आप दूसरा पढ़ रहे हैं कि कंपन राय की जो रानी थी उसका नाम था गंगा देवी। मधुरा विजयम, उन्होंने क्या लिखा था बच्चों? मधुरा विजयम। एग्जाम में पूछा जाएगा मधुरा है ना, मधुरा विजयम की लेखिका कौन है? मधुरा विजयम किसने लिखा है? तो बच्चों आंसर होता है गंगा देवी। गंगा देवी किसकी पत्नी है बच्चों? कंपन राय की। कंपन राय की पत्नी कौन है? कंपन राय की पत्नी कौन है? गंगा देवी। गंगा देवी किसकी पत्नी है? कंपन राय की, ठीक है ना। गंगा देवी ने क्या लिखा है? मधुरा विजयम। कंपन राय का कौन सा काल था, कौन सा समय था? तो बच्चों 14वीं शताब्दी। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहते हैं मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो, कहते हैं स्व मतलब अपने, स्वामिनो मतलब कि पति, इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मतलब अपने पति के, विजय घटनाम आश्रित्या रचयत, कहते हैं कि अपने पति के जो उन्होंने विजयनगर को जीता था उसके घटनाक्रम में, उसको जीतने के क्रम में जो जो लड़ाई की थी उन्होंने अपने राजा के ऊपर इन्होंने लिख दिया था, अपने पति के ऊपर इन्होंने एक महाकाव्य लिख दिया था। आप देखोगे बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। एक महाकाव्य उन्होंने लिखा था, उसका नाम क्या था? मधुरा विजयम। मधुरा विजयम किसने लिखा था?
आप कहोगे सर गंगा देवी ने। गंगा देवी किसकी पत्नी थी? आप कहोगे सर गंगा देवी कंपन राय की पत्नी थी। इसका समय काल क्या था? 14वीं शताब्दी। इन्होंने एक, है ना, गंगा देवी ने क्या लिखा था? मधुरा विजयम। आगे कहते हैं कि तत्रा, तत्रा मतलब होता है कि वहां, है ना। तत्रा अलंकार नाम, अलंकार नाम है ना, सनी, है ना, क्या लिखा है? सन्निवेशः अवार्जक्तो वर्तते है, अवार्जक्तो वर्तते। ये लाइन ज्यादा समझ में नहीं आया। आगे लिखा गया है बच्चों कि तस्मीन एव राज्य, मतलब उसी राज्य में, तस्मीन राज्य मतलब उसी राज्य में, षोडश शतके मतलब कि 16वीं शताब्दी में। अब यहां पर 14वीं की बात नहीं हो रही है, 200 साल आगे चलो, किस सदी में बताओ? 16वीं सदी में। शासन कुर्वन्ते अच्युत रायस्य, कहते हैं कि उसी, है ना, वहीं पर, यानी कि कहां पर? विजयनगर में ही, विजयनगर में ही 200 वर्ष बाद, यानी कि षोडश शतके मतलब कि 16वीं शताब्दी में अच्युत राय शासन कुर्वंत, मतलब कि वहां पर शासन किसका आ गया? अच्युत रायस्य, यानी अच्युत राय का शासन हुआ। राज्ञी ही तिरुलांबा। अब ये बताओ अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या था? तो बोलोगे सर अच्युत राय की पत्नी का नाम था तिरुलांबा। अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या था बच्चों? तिरुलांबा, है ना, तिरुलांबा, तिरुमलांबा नाम था। तिरुमलांबा, तिरुमलांबा नाम था। तिरुमलांबा किसकी पत्नी थी? अच्युत राय की। गंगा देवी किसकी पत्नी थी? सर गंगा देवी पत्नी थी कंपन राय की। ये बताओ मैत्रेय किसकी पत्नी थी? सर मैत्रेय याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। सब याद है सर कुछ भी पूछ लो। आगे लिखा गया है, आगे लिखा गया है तिरुलांबा वर दाम्बी, है ना, क्या लिखा है कि वर दाम्बी का परिणय, है ना, वर दाम्बी का परिणय नामकः प्रौढ़ चंपू काव्य, चंपू काव्य, काव्य है ना, चंपू काव्यम रचयत। उन्होंने चंपू काव्य की रचना की थी। बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है चंपू काव्य की रचना किसने की थी? भूलना मत, पूछा जाए चंपू काव्य की रचना किसने की थी तो तुरंत जवाब देना तिरुलांबा ने, तिरुमलांबा ने। तिरुमलांबा ने चंपू, है ना, चंपू काव्य की रचना की थी। कहते हैं कि तत्र संस्कृत, कहते हैं तत्र मतलब वहां, संस्कृत है ना, संस्कृत गधस्य, इन संस्कृत के गद्यांश का छठा समस्त पद्यावल्य की, छठा मतलब होता है इसकी जो मतलब की शोभा है, छठा समस्त पद्यावल्य ललित पद विन्या, है ना, ललित पद विन्यासेन चातीव शोभते। कहते हैं कि वहां पर संस्कृत के गद की जो छटा है वो समस्त पद्यावल्य चारों तरफ क्या होती हैं? शोभते हैं, दिखाई पड़ते हैं। कहते हैं बच्चों आगे की संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत साहित्य के प्रयुक्त दीर्घतम समस्त पद पद्मपि तत्रेव, है ना, तत्रेव लभ्यते। कहते हैं कि संस्कृत साहित्य में जो प्रयुक्त होने वाले, उपयोग होने वाले, दीर्घतम मतलब होता है सबसे बड़े, समस्त पद भी वहीं देखने को मिलते हैं। कहाँ की बात हो रही है? विजयनगर की बात हो रही है। विजयनगर में कितने शासक हुए? इसमें 2 शासक। पहले कौन थे? सर पहले हुए करते थे, सबसे पहला था है ना, सबसे पहला था सर, वो क्या नाम था उनका, है ना, पहले वाले का नाम था कंपन राय। कंपन राय कब हुआ करते थे? सर 14वीं शताब्दी में। उसकी पत्नी कौन थी? सर गंगा देवी। उन्होंने क्या लिखा था? मधुरा विजयम। उसके बाद कौन आए? उसके बाद आए बच्चों, उसका नाम क्या था? अच्युत राय। अच्युत राय कब आए? 16वीं सदी में। उसकी रानी का नाम क्या था? तिरुमलांबा। उन्होंने क्या लिखा? चंपू काव्य। कोई दिक्कत है क्या? नहीं बच्चों, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट स्टेंजा है, पढ़ लो बढ़िया से कहते हैं जी कि आधुनिक काल, यानी इस समय की बात हो रही है, अभी जो हम लोग मॉडर्न युग में जी रहे हैं, आधुनिक काल। कहते हैं आधुनिक काल संस्कृत लेखासु, है ना, संस्कृत लेखिकासु, यानी आधुनिक काल की जितनी भी संस्कृत में लेखिकाएं हैं, पंडिता छमाराव नामध्य विदुषी अति प्रसिद्ध। कहते हैं उनमें से सबसे प्रसिद्ध कौन है? पंडिता छमाराव। बच्चों
लौकिक संस्कृत की 40 कवयित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? सर विजयंका थी। अच्छा, तो लौकिक संस्कृत में फेमस है विजयंका, लेकिन आधुनिक में फेमस कौन है? आधुनिक में है बच्चों, नाम देख लो क्या नाम है ना? आधुनिक संस्कृत में पंडिता क्षमा राव, पंडिता क्षमा राव। कहते हैं तस्या, कहते हैं सॉरी तया, तया स्व पीतु, तया मतलब कि उसने, स्व पीतु मतलब स्व मतलब होता है खुद का, पीतु मतलब पिता, खुद के पिता का शंकर पांडुरंग, उनके पिता का नाम क्या था बच्चों? शंकर पांडुरंग, ठीक है ना? पंडिता क्षमा राव के पिता का नाम शंकर पांडुरंग। पांडुरंग पंडितस्य, पंडित का, महतो विदुषो जीवन चरित्रम, है ना? महतो मतलब महान, विदुषो मतलब कि विद्वान, विद्वान, जीवन चरित्र, उनके जीवन चरित्र को शंकर चरित्रम इति रचयते, है ना? तो बच्चों इन्होंने लिखा शंकर चरित्रम। शंकर क्यों लिखा? ये इसके पिता का नाम था शंकर। चरित्रम क्यों लिखा? क्योंकि उनके चरित्र के बारे में। तो अपने पिता के ऊपर इन्होंने एक कविता लिख दिया, एक काव्य लिख दिया। क्या लिखा है बच्चों? शंकर चरित्रम। तो ये बताओ शंकर चरित्रम किसकी रचना है? आप बोलोगे सर शंकर चरित्रम रचना है पंडिता क्षमा राव की। पंडिता क्षमा राव। पंडिता क्षमा राव कौन है बच्चों? पंडिता क्षमा राव जो है वो आधुनिक काल की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। उन्होंने क्या लिखा है? शंकर चरित्रम। शंकर चरित्रम क्यों लिखा? क्योंकि उनके पिता का नाम था बच्चों शंकर पांडुरंग, और इसके जीवन शैली को उन्होंने बस लिख दिया कि मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरे पिताजी वैसे थे, ऐसे ऐसे करते थे, लिख दिया। आगे सुनो, कहते हैं कि गांधी दर्शन प्रभावितः, कहते हैं गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर, गांधी दर्शनम प्रभावितः सहा मतलब उसने, सत्याग्रह गीता, उन्होंने सत्याग्रह गीता लिखा। एग्जाम में पूछा जाता है सत्याग्रह गीता किसने लिखा? आंसर है बच्चों पंडिता क्षमा राव। पंडिता क्षमा राव ने सत्याग्रह गीता किसके दर्शन से प्रभावित होकर लिखा? आंसर गांधी जी। गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर, गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर पंडिता क्षमा राव ने क्या लिखा बच्चों? सत्याग्रह गीता लिखा। आगे लिखा गया सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी कथा, ना क्या कहते हैं, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम्य ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद्य ग्रंथायान प्रणीतवती। कहते हैं उन्होंने बहुत कुछ लिखा बच्चों, लेकिन एग्जाम में बस एक ही आता है। कौन सा आता है? सत्याग्रह गीता। दूसरा और भी लिखा उन्होंने, मीरा लहरी भी उसी की रचना है, कथा मुक्तावली भी उसी की रचना है, विचित्र परिषद यात्रा उसकी रचना है। बहुत सारे इन्होंने पद लिखे, गद पद लिखे। कहते हैं कि वर्तमान लेखिका लेखन ताशु, कहते हैं वर्तमान लेखिका लेखन में भी, वर्तमान में जो समय है, एक तो आधुनिक भूल जाओ, मॉडर्न युग भूल जाओ, अभी वर्तमान का जो अभी हम जी रहे हैं जिंदे, मतलब इस दुनिया में, कहते हैं कि वर्तमान काल लेखांत, है ना, लेखन त्राशु, है ना, लेखन लेख, है ना, लेखनरत ताशु कवयित्रीषु, मतलब अभी जो वर्तमान में कवयित्री हैं उनमें पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्यो, है ना, प्रभृत्यो अनुदितम दिनम है ना, संस्कृत साहित्यम पुरयंती। और अभी ये लोग मिलकर के संस्कृत साहित्य को पूरा कर रहे हैं, जो भी कमी है उसको पूरा करने में लगे हैं। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मिथिलेश कुमारी किस काल की, बहुत बार पूछा गया है, मिथिलेश कुमारी मिश्र किस काल की संस्कृत लेखिका, ना किस काल की कवयित्री है? तो बच्चों मिथिलेश कुमारी तो अभी वर्तमान में है। अगर पूछा जाए विजयंका किस समय की है, सर विजयंका के बारे में, है ना, सॉरी विजयंका नहीं, क्षमा राव, पंडिता क्षमा राव किस काल की है? बच्चों पंडिता क्षमा राव जो है आधुनिक काल की है, पंडिता क्षमा राव आधुनिक काल की है। कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, फटाफट से बता दो, उसके बाद फिर मैं तो टेस्ट लूंगा ही। पहला क्वेश्चन आता है बच्चों, समाज की गाड़ी किससे चलती है? आप कहोगे स्त्री और पुरुष दोनों से।
दूसरा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? आप कहोगे सर 24। अर्थोवेद में कितना है? आप बोलोगे 5, है ना। और लौकिक संस्कृत में कितना है? आप कहोगे 40। लौकिक संस्कृत में कितने पद मिले हैं? 40 कवित्रियों के कितने पद मिले हैं? आप बोलोगे सर 50 पद मिले हैं टोटल, छीट फुट इधर उधर 50 पद मिले हैं। मैं पूछूंगा कि मैत्रेय किसकी पत्नी थी? आप बोलोगे सर याज्ञवल्क्य की। याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा दी थी? आप बोलोगे सर आत्म तत्व की। याज्ञवल्क्य मैत्रेय की चर्चा किस उपनिषद में है? आप बोलोगे वृहदरा, है ना, बोलना थोड़ा कठिन है, वृहद ऐसे कुछ है, वृहदरान कुछ भी होगा। चलो आगे फिर मैं पूछूं, आप समझ गए आप क्या होगा ना। अगर मैं पूछूं बच्चों आपसे ये कि, है ना, चंद्रादित्य की पत्नी का नाम क्या था? आप बोलोगे सर चंद्रादित्य की पत्नी का नाम था विजय भट्टारी केव, और लोग उसे ही विजयंका कहते थे, है ना। तो अगर मैं पूछूं कि जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल कौन थी? आप कहोगे सर जनक की सभा में गार्गी थी। मैं पूछूंगा महाभारत में किसकी चर्चा है? आप बोलोगे सर सुलभा की चर्चा है। फिर मैं पूछूंगा बच्चों ये बताओ चंद्रादित्य का समय काल क्या था? आप बोलोगे सर उसका 14वीं सदी था। उसकी पत्नी का नाम क्या था? उसी पत्नी का नाम, है ना, चंद्रादित्य की पत्नी का नाम क्या था? गंगा देवी। उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था बच्चों मधुरा विजयम, मधुरा विजयम लिखा था। उसके बाद कौन आए सर? उसके बाद आ गए कंपन राय। कंपन राय का समय काल क्या था? 16वीं शताब्दी। उसकी पत्नी का नाम क्या था? कंपन राय की पत्नी का नाम था तिरुमलांबा। तिरुमलांबा ने क्या लिखा सर? चंपू काव्य, चंपू काव्य। मैं पूछूंगा बच्चों ये बताओ कि आधुनिक काल में सबसे प्रसिद्ध कौन थी? आप बोलोगे पंडिता छमाराव। पंडिता छमाराव के पिता का नाम क्या था? आप बोलोगे शंकर पांडुरंग। शंकर पांडुरंग के ऊपर उन्होंने कौन सा उन्होंने रचना किया था? आप बोलोगे सर शंकर चरित्रम रचना किया था। अच्छा, उन्होंने बच्चों जो किसके दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने बहुत सारी गद और पद लिखे थे? आप बोलोगे गांधी जी से, है ना। और मिथिलेश कुमारी किस काल की है? आप बोलोगे सर मिथिलेश कुमारी वर्तमान काल की है। बहुत इजी है, बहुत इजी चैप्टर था। पर बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और 100% आपके डाउट्स क्लियर होंगे। 100% डाउट्स क्लियर होंगे, 100% डाउट्स, ठीक है ना। आई थिंक मेरा ये वीडियो बनाया हुआ सफल हुआ। और आपको एक वीडियो और देखना है जिसमें से आपको करना है प्यारे बच्चों बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और प्लस में जो बन सकते हैं इस वीडियो से सब्जेक्टिव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसे देख करके अच्छे से नंबर ला सकें। आप इसे अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रख लें, 2 बार 3 बार देख लें एग्जाम से पहले, कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। अब चलिए दूसरी वीडियो में, इस वीडियो के नीचे लिंक है उस वीडियो का, अगर आप मुझे बाद में देख रहे हैं तो नीचे जाइए, वीडियो का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जा करके इसे क्लिक करके इसको देखिए। और आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं PDF यानी लेके पढ़ें सर हम, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा फ़ी जमा करना पड़ता है। 251 रुपये फ़ीस लगता है। हमारे ऑल सब्जेक्ट के नोट्स को लेकर के आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, ताकि एक तो आप वीडियो देखिए, दूसरा आप जब नोट्स पढ़ेंगे ना तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जो लोग हमारे नोट्स को लेना चाहते हैं 7700879453 पर आप हमें कॉल करें। इस पर प्यारे बच्चों व्हाट्सअप भी चलता है, कॉल भी करके आप पूछें सर आपका मुझे नोट्स लेना है ऑल सब्जेक्ट का, आपको 250 रुपये मिल जाएगा, आप घर बैठे अच्छे से पढ़ सकते हो जी। और साथ में मिलता है बहुत सारे सपोर्ट्स, गेस्ट क्वेश्चन, हर चीज़ मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नीचे लिंक है उस पर क्लिक करके चलिए और उस वीडियो को देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। लव यू बच्चों, कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियोज़ देखने को मिले। धन्यवाद आप सभी का जी।